मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत रूप में अध्ययन किया था। आज हम लोग इस कक्षा में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग इंग्लिश में मेंटल हेल्थ कहते हैं। मेंटल हेल्थ टॉपिक लिख दें। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य वास्तव रूप में स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शरीर और मन दोनों से स्वस्थ हो। स्वस्थ मनुष्य उसे ही हम कहेंगे। यानी इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, छोटा सा फॉर्मूला कि कम खाएं और गम खाएं। कम खाने से तात्पर्य शारीरिक स्वास्थ्य से है और गम खाने से तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य से है। ये दोनों स्वास्थ्य का तालमेल होना आवश्यक है, तभी मानव जीवन शांतिपूर्ण होता है, मानव जीवन सुखमय होता है। तो कम खाना यानी संतुलित भोजन करना, भोजन में कौन कौन से पौष्टिकता है उसको जानना और तब भोजन ग्रहण करना, संतुलित भोजन ग्रहण करना। और गम खाने का मतलब संतोष वृत्ति से है। संतोष रखना, धैर्य रखना, अच्छा चिंतन करना, अच्छा विचार मन में उत्पन्न करना, दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, दूसरों के प्रति आदर भाव रखना, ये सब बातें गम खाने से संबंधित है। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ये सहज फार्मूला कि कम खाएं और गम खाएं। दूसरी बात यह है कि मानव जीवन कई रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। रोगों के चाहे जो भी कारण हो, जीवाणु, विषाणु, कुपोषण, जो भी कारण हो, मानव जीवन रोगों से ग्रसित होता है। लेकिन इसका प्रमुख जो कारण है वह है हरी, वरी एंड करी। रोगों का प्रमुख जो दूसरा कारण है वह क्या है? हरी, वरी एंड करी। लिख देते हैं आपको। रोगों का मुख्य कारण हरी, वरी एंड करी। ये तीन मुख्य कारण हैं। तो हरी का मतलब जल्दीबाजी से। आज
मनुष्य मशीन बन गया है। हर चीज, भोजन भी करते समय कई कामों को एक साथ चाहता है कि कर ले। मोबाइल से बात करने लगता है, टीवी देखने लगता है, और भी कई लोगों से बात करने लगता है। माने और एक कई कामों में लिप्त हो जाता है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। हमको यहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है। व्यस्त जीवन में वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। ये हरि जो हमें स्वस्थ होने से रोकता है, भोजन पचने में रुकावट पैदा करता है, रोग का कारण बनता है। तो जल्दीबाजी और वरी चिंता, आजकल देखते हैं इतनी चिंताएं मनुष्य अपने को प्रदर्शित करता है अपनी चिंताओं में, क्योंकि कई प्रकार की अनावश्यक आवश्यकताएं मनुष्य बढ़ा रखा है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर वह समाज में अपने को हीन भाव समझता है, उसी चिंता में तनावग्रस्त हो जाता है, उसी चिंता में लिप्त हो जाता है और वह चिंता का शिकार बन करके कई रोग उत्पन्न कर लेता है। तो दूसरा जो कारण है वह है वरी, चिंतित होना। और तीसरा है करी से तात्पर्य असंतुलित भोजन से है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं उसको पता नहीं, कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि जो पशु पक्षी हैं वो अपना आहार विहार सही रूप में लेते हैं। उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वे अच्छे ढंग से जानते हैं। लेकिन मनुष्य सभी जीवों में ऊपर है, सब शिक्षित है, सब कुछ जानता है, फिर भी वह यह नहीं समझता कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इससे भी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बंदर फल खाता है, घास या मांस नहीं खाता। शेर मांस खाता है, घास या भूसा ये सब चीज नहीं खाता। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ खाता है स्वाद के चक्कर में, स्वाद लेना चाहता है। वह शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, दोनों चाहिए उसको। लेकिन वास्तविक जो भोजन है मनुष्य का वह शाकाहारी है। लेकिन स्वाद के चक्कर में वह मांस भक्षण को भी तैयार रहता है और खा लेता है और आगे चलकर कई रोगों से ग्रसित होता है, अकाल मृत्यु मरता है, बाद में अफसोस करता है, बाद में फिर बुढ़ापा में कहता है अब छोड़ दिए खाना, मांसाहारी थे अब छोड़ दिए। जब वो रोगों से ग्रसित होता है, कष्टों से ग्रसित होता है, तब कहता है अब छोड़ रहे हैं, अब छोड़ दिए। तो आहार विहार जो है हमारा वह क्या होना चाहिए, भोजन में कौन कौन से खनिज पदार्थ होने चाहिए, कौन कौन से ये आपके तत्व होने चाहिए, इसको जानना और उसके अनुरूप संतुलित भोजन करना, यह हम लोगों के स्वस्थ होने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही सद्भावना वाले विचार उत्पन्न होते हैं, मन प्रसन्न होता है जब हम स्वस्थ अपने शरीर को रखते हैं। क्योंकि विभूतियां दुर्बलों के पास नहीं होती, विभूतियां स्वस्थ मनुष्य के पास ही होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें दो चीज जुड़ा हुआ है, सुख और शांति। सुख का संबंध शरीर से है
और शांति का जो संबंध है वह मस्तिष्क से है। सुख से शांति मिले या ना मिले, लेकिन शांति से सुख अवश्य मिलता है। मन हमारा शांत है, शांति से गुजर रहा है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख और शांति दोनों में तालमेल होना जरूरी है। और दोनों कब बिगड़ जाते हैं? आप सुने होंगे, आयुर्वेद में भी चर्चा है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये तीनों की चर्चा है। तीनों संतुलित रूप में चलते हैं, होना चाहिए। अगर तीनों में कोई भी ज्यादा अधिक हो गया या उसमें किसी में ह्रास हो गया तो ये संतुलन बिगड़ जाता है और इसका असर होता है कि मनुष्य रोग का शिकार हो जाता है। तो तालमेल होना जरूरी है। वात, पित्त और कफ जो आयुर्वेद में वर्षों से इसकी चर्चा है। तो और स्वस्थ रहने के लिए हमारा वायुमंडल प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, प्रदूषित ना हो हमारा वायुमंडल, और हमारा आहार विहार भी पौष्टिक हो और हम नियमबद्ध होकर उचित रूप में अपना दिनचर्या बनावें। ये सारी चीजों का तालमेल होना जरूरी है। आज हम कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल ये प्रदूषण का प्रतीक है और छुआछूत से, सांस से ये बीमारी इतनी तेज फैलती है। कितनी जनसंख्या हमारी चली गई, जरा सा ये प्रदूषण फैल गया ये वातावरण में तो हम रोग ग्रसित हो गए। पूरी जनता, पूरी दुनिया कहें हम, पूरी दुनिया रोगों से ग्रसित हो गई। इसके लिए कितने टीके लगाए जा रहे हैं, कितने प्रचार प्रसार हो रहे हैं। हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, हमें दूरी बनाकर रहना पड़ रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसे हमें अपने दिनचर्या में लाना होगा। स्वस्थ रहने के लिए पूरे जीवन इस तरह के वातावरण में हमें रहना होगा। हम कैसे मेंटेन करें, भीड़ भाड़ से बचें, दूरी बनाकर रहें, ये सारी बातें स्वस्थ होने के लिए जरूरी है। तो आज इसका परिणाम हुआ, ये सिखा दिया, कोरोना ने हम लोगों को सिखा दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, प्रदूषण कम हो गए, गाड़ियां कम चलने लगी, प्रदूषण कम हो गए, मनुष्य दूरी बनाकर रहने लगा, प्रदूषण कम हो गए। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होने से हमारा वातावरण में शुद्धता आ रही है। इसी तरह गंगा जल जो पवित्र, जिसमें कीड़े नहीं लगते, तो उस जल को भी शुद्ध करना होगा, पवित्र बनाना होगा। कई योजनाएं चली, सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं लगाई, कई निजी संस्थाएं योजनाएं चला रही हैं। तो ये सारी चीजें जो वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, चाहे जल मंडल हो, वायुमंडल हो, पृथ्वी मंडल हो, सभी मंडल को हमें शुद्धता पर ध्यान लाना होगा। पृथ्वी मंडल को भी हमें शुद्ध बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाना होगा। हमें तभी ऑक्सीजन शुद्ध रूप में मिलेगी। आज कोरोना संक्रमण काल में कई लोग ऑक्सीजन के बगैर चले गए। ऑक्सीजन की समस्या जो हमारे प्राण रक्षक है, हमारा प्राण रक्षक, तो नहीं मिलने से अच्छे नए नौजवान हमारे देश के चले गए। कितनी दुखद बात है। तो ऑक्सीजन हमें हमेशा मिलता रहे, इसके लिए वृक्ष लगाइए, एक योजना बनाइए। शिक्षकों से मैं कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, शिक्षण संस्थाओं से कहना चाहूंगा कि ये सभी लोग मिलकर जो योजना बनावें, अपने संस्थान में, अपने यहाँ विद्यार्थियों का नामांकन लेते समय उन्हें एक पौधे का व्यवस्था करें, उन्हें एक पौधा दें और नामांकन तभी लें जब वो बालक
पौधा लगा दे, पौधा को नामांकन से जोड़ना, पौधा को अपने आचार विचार से जोड़ना, तब हम वातावरण को, वायुमंडल को शुद्ध बनाने में अपना सहयोग और मदद कर सकते हैं, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को शक्ति प्रदान करेगा। तो ये सारी बातें, तो कहने का देखिए, एक प्रमुख विद्वान था घाघ। घाघ का नाम आप लोग सुने होंगे। घाघ जो था वह अगमजानी था। अगमजानी का मतलब भविष्य में अभी क्या होने वाला है उस बात को वह जान जाता था। उसने भी मानव जीवन को स्वस्थ होने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? बहुत रोचक बात उन्होंने कही। कहा कि रहे निरोगी जो कम खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए। प्रातः काल खटिया से उठकर पिए तुरंत ही पानी, कबहू घर में वैद न आवे, बात घाघ के मानी। कितनी बड़ी बात ओ घाघ, इतनी बड़ी प्रेरणादायक बातें उन्होंने कही कि रहे निरोगी जो कम खाए। निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें कम खाना जरूरी है। कम खाने का मतलब संतुलित भोजन लेना जरूरी है। अब बिगड़े काम न जो गम खाए, जो व्यक्ति सहनशील होता है, जो व्यक्ति संतोष प्रिय होता है, गम खाता है, उसका काम बिगड़ता नहीं। बिगड़ने की परिस्थितियां आती भी हैं तो वह संभल जाती हैं, वह बिगड़ा काम बन जाता है। तो बिगड़े काम न जो गम खाए। और क्या बताया उन्होंने? प्रातः काल खटिया से उठकर पिए तुरंत ही पानी। सुबह उठकर हमें जल ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले जल को ग्रहण करिए। जल, और लोग पहले ऐसे भी लोग कहते हैं कि रात को पानी ढक के रख दीजिए और उसको सुबह उठ के पी जाइए। तो प्रातः काल खटिया से उठकर पिए तुरंत ही पानी, कबहू घर में वैद ना आवे। तो आपके यहाँ रोग ही नहीं होगा तो डॉक्टर की कोई जरूरत ही नहीं आएगी। कबहू घर में वैद ना आवे, बात घाघ के मानी। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। आगे उन्होंने और भी बातें कही। उन्होंने इस संबंध मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए और क्या टिप्स दिया? उन्होंने कहा कि भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगुना हंसी, वर्ष 125 जीव। कितनी बड़ी बात। भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगुना हंसी, वर्ष 125 जीव। घाघ ने कहा कि भोजन आधा पेट करिए लेकिन दुगना पानी पीजिए, संतुलित भोजन कीजिए लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा रखिए, और तिगुना श्रम को बढ़ा दीजिए, और श्रम के साथ साथ उससे भी ज्यादा चौगुना हंसी, खुश दिल रहिए। हमेशा हंसी ठहाका मारकर, दिल खोलकर कोई खुशहाल रहिए, चौगुना हंसी। तब क्या होगा? हमारी आयु लंबी होगी, वर्ष 125 जीव। इसका मतलब कि हम ज्यादा दिनों तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इतना बड़ा टिप्स घाघ ने दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए श्रम का बहुत महत्व है। श्रम नहीं करने से मनुष्य को नींद नहीं आती, वह रोग का शिकार हो जाता है। और श्रम का संबंध दोनों से है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। दोनों श्रम होने चाहिए। एक कहा गया है,
समय से पढ़ना, समय से खेल, अब दोनों में हो अच्छा मेल। समय से पढ़ना, पढ़ाई का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है, मानसिक श्रम से है। और खेलना, समय से खेलना, खेल का संबंध शारीरिक श्रम से है। और दोनों में हो अच्छा मेल, इन दोनों में अच्छा मेल होगा, यानी शारीरिक श्रम भी हम करेंगे और मानसिक श्रम भी करेंगे, तो निश्चित है हम स्वस्थ जीवन जिएंगे, हम दीर्घायु बनेंगे, हम समाज में अच्छी भूमिका निभा सकेंगे। ये सारे टिप्स दिए गए। और आपको एक बात और मैं बताऊं कि एक और भी आप कहा गया है कि खग मृग बसत आरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। क्या कहा गया? खग मृग बसत आरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। माने पशु पक्षी जो जंगल में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं, कई जानवर रहते हैं, उनके लिए उस जंगल में कोई मेडिकल स्टोर नहीं बना, कोई वहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वे स्वस्थ रहते हैं। वे स्वस्थ क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि वे अपने आहार विहार को समझते हैं, क्या खाना चाहिए, वो अपने प्रकृति के अनुरूप अपना भोजन करते हैं, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें इस पर, आहार विहार पर, अपने वायुमंडल की शुद्धता पर, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर, संतुलित भोजन पर, मानसिक स्वास्थ्य यानी गलत विचारों को न उत्पन्न होने देना, अच्छे विचार उत्पन्न करने पर, इन सारी बातों को ख्याल रखना होगा। कहा गया है कि हमारा जो मन है, मन बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, और यह ऊर्ध्वगामी भी जाता है और अधोगामी भी जाता है। तो मन का ऊर्ध्वगामी जाना उसकी विजय है, और मन का अधोगामी जाना उसकी पराजय है। तो मन के 3 कार्य हैं। जानते हैं मन के क्या 3 कार्य हैं? मन के 3 कार्य हैं: कल्पना करना, दूसरा है अवधारणा, और तीसरा है निर्धारण। ये मन 3 कार्य को करता है। और इसलिए मन के 3 स्वरूप का भी वर्णन है। चेतन मन 3 प्रकार के: चेतन, अचेतन और सुपर चेतन। ये 3 हैं। चेतन जो है कल्पना करना, चेतन मन से आदमी कल्पना करता है, विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न करता है, तो चेतन मन। और अचेतन मन में क्या करता है? अवधारणा, यानी विभिन्न प्रकार के अनुभव जो संचित हो जाते हैं, उसके आधार पर आगे क्या करना है इसका निर्धारण, इसकी बात वो तय करता है। उसके लिए उसे दिशा निर्देश मिलता है। पूर्व के अनुभवों से, पूर्व के संचित कर्मों से, पूर्व के कार्यों के परिणामों से उसे क्या होता है? उसे वह अवधारित करता, अवधारणा उसकी विकसित होती है कि आगे हमको क्या करना है। और तीसरा जो है सुपर चेतन, मन का तीसरा सुपर चेतन। सुपर चेतन में क्या है? वह 2 पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को सुनकर अपना निर्णय करता है, यानी निर्धारण करता है। यहां बुद्धि आ जाती है। सुपर चेतन का तात्पर्य बुद्धि से है कि वह निर्णय लेता है, निर्धारण करता है। तो ये मुख्य बातें हैं कि मन के 3 कार्य याद रखिएगा।
बहुत ही इंटरेस्टेड बात है और बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीजें सीखने लायक हैं कि हम कैसे स्वस्थ जीवन जी सकें। तो मन के 3 कार्य हैं। पहला क्या है? कल्पना करना, कल्पना। दूसरा है अवधारणा और तीसरा है निर्धारण। और मन 3 प्रकार के। पहला जो हमने बताया चेतन मन, चेतन और उसका पहला जो बताया कल्पना, दोनों का तालमेल है। फिर दूसरा अवचेतन मन, अवचेतन, दूसरा उसमें बताया अवधारणा, अवचेतन और अवधारणा का तालमेल है। और तीसरा हमने बताया सुपर चेतन, तो सुपर चेतन और उसका तीसरा निर्धारण, इसका तालमेल है। तो मन के 3 कार्य, कल्पना, अवधारणा और निर्धारण। और मन 3 प्रकार के, चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन, ये तीनों का अपने अपने से तालमेल है और ये कार्य करते हैं और स्वस्थ रहने में, अच्छे विचार उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ये है। और एक मैं और बताऊं, कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैंने बताया ना कि मन दोनों तरफ ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों ओर जाता है, लेकिन हमें मन को हमेशा ये कोशिश रखना चाहिए, हमेशा हम ऊर्ध्वगामी की तरफ बढ़ें, मन को हम सही दिशा में लगावें ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ बने। इस पर हमें जोर देना चाहिए। अब रही बात कि मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे पहचान सकेंगे, मानसिक स्वास्थ्य की क्या विलक्षणताएं हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य की विलक्षणताएं हैं कि वास्तविक स्थिति को समझ सकना। जो व्यक्ति मानसिक स्वस्थ है तो वह वास्तविक स्थिति क्या है, जो असलियत क्या है, उस स्थिति को सही अनुमान, सही चीज जान सकता है। तो वास्तविक स्थिति को जान सकना। दूसरा है स्वज्ञान, यानी अपने को भी जानना कि हम क्या हैं, स्वज्ञान की प्राप्ति होता है। और क्या है? व्यवहार पर नियंत्रण। जो मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति होता है वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, व्यवहार पर नियंत्रण। अगला क्या है? उत्पादकता। जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होता है वह उत्पादित कार्य करने के लिए आगे बढ़ता रहता है, उत्पादनशीलता के प्रति वह हमेशा तन मन से लगा रहता है। तो उत्पादकता। और भी मानसिक स्वास्थ्य के विलक्षण हैं, जैसे दूसरों के साथ प्रेम स्नेह की भावना रखना। जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है तो दूसरों के प्रति जलनशीलता नहीं रखते, डाह नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं रखते। क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। तो प्रेम की भावना रखना, दूसरों के प्रति आदर की भावना रखना, ऐसे रखते हैं। और इस तरह से ये मानसिक स्वास्थ्य होने की कई विलक्षणताएं, कई ये आपकी क्या कहेंगे, विशेषताएं कहिए, दृष्टिगोचर होती है। और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के क्या कारण है? मानसिक स्वास्थ्य कैसे समझ में आती है कि मानसिक स्वस्थ नहीं है? तो कहता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगता है, व्यवहार में ऐसा परिवर्तन दिखता है, व्यवहार में गिरावट दिखने लगता है। और दूसरा कारण कि उसके व्यवहार के गिरावट को दूसरे द्वारा सूचित किया जाने लग जाता है। दूसरा कोई समझ जाता है कि उस व्यक्ति के व्यवहार में गिरावट आ गई है, मानसिक चिंतन में से ग्रसित है, मानसिक रोगों से ग्रसित है, दुष्विचारों से ग्रसित है। तो कहने का मतलब व्यवहार में उसका बदलाव आना, दूसरा दूसरों द्वारा उसके व्यवहार बदलाव को सूचित करना। और तीसरा है कि उसे विभिन्न
जो समाज में विभिन्न लोगों के साथ संवेदनशीलता का अभाव पाया जाना, वह दूसरों के प्रति एडजस्टमेंट का भाव भी नहीं रखता, जो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति होता है। तो ये कई कारण है कि उसके गिरावट में उसके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट दिखने लगती है। और इसके कारण क्या है, क्यों दिखने लगती है, क्यों मानसिक गिरावट आती है? तो इसके कारण है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता हमने बताया ना, पैतृक गुणों का उसमें कुछ आ जाना। जो माता पिता में अगर ये भावनाएं हैं, उसके पूर्वजों में हैं, दादा दादी या जो मामा मामी जो भी कहिए, उनके पूर्वजों में अगर कुछ ऐसे गुण हैं तो उसके गुण कुछ आ जाते हैं। तो इसका कारण है आनुवंशिकता। दूसरा कारण है पर्यावरण। पर्यावरणीय कारण है, जो वातावरण के कारण भी ऐसा समाज में रहता है, चाहे वह सामाजिक वातावरण हो या कोई किसी तरह का वातावरण जो प्रदूषण से युक्त हो, जुड़ा हुआ हो, तो उस ऐसे वातावरण में रहने से ये मानसिक क्या कहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो जाती है। तो इसके कारण क्या है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, और तीसरा है आहार विहार। जो हमने बताया कि भोजन में हमें क्या लेना चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए। और आपने और भी देखा होगा कि मानसिक तनाव से लोग ग्रसित दिखते हैं। बहुत से लोग मानसिक तनाव से, मानसिक दबाव से ग्रसित होते हैं। मानसिक दबाव क्या है? मन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को हम मानसिक दबाव कहते हैं। मन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को मानसिक दबाव कहते हैं। तो मानसिक दबाव से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, यानी उसके स्नायु संस्थान पर फर्क पड़ने लगता है। और क्या होता है इससे? मानसिक दबाव में जब आता है मनुष्य, तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाता, जो मानसिक रोगों का कारण हो जाता है। तो ये सारे कारण दिखने लगते हैं। हमें कैसे बचना चाहिए? इससे हमें कैसे बचना चाहिए? तो हमें इसके लिए पर्यावरण में सुधार लाना होगा, हमें अपने आहार विहार में सुधार लाना होगा। तब हम इस कुपोषण से, इस मानसिक स्वास्थ्य के गिरावट से हम बच सकेंगे और अपने को स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकेंगे। ये सारे मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, और इसको संक्षेप में आप थोड़ा सा, मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि हम ये जाने कि हम वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शरीर और मन दोनों से स्वस्थ हो। और इसके लिए हमने एक सूत्र दिया, कम खाएं और गम खाएं। कम खाने का तात्पर्य शारीरिक स्वास्थ्य से और गम खाने का तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य है। और इससे क्या होगा कि सुख और शांति मिलेगी। सुख का संबंध शरीर से है और शांति का संबंध मन से है। तो सुख से शांति मिले या ना मिले, शांति से सुख अवश्य मिलता है। तो इसलिए हमें दोनों का तालमेल होना आवश्यक है। आयुर्वेद की भी हमने चर्चा किया। आयुर्वेद में वर्णन है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों में समानता है, समान रूप में है। तीनों में अगर वृद्धि या ह्रास किसी में भी होता है तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा। और हमने क्या बताया कि रोग का चाहे जो भी कारण हो, जीवाणु, विषाणु, कुपोषण, प्रदूषण, जो भी हो, रोग का एक प्रमुख कारण हरी, वरी एंड करी है। हरी का मतलब जल्दीबाजी, वरी का मतलब चिंता, और करी का मतलब असंतुलित भोजन। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें भोजन संतुलित मात्रा में और बढ़िया ढंग से चबा चबा कर खाना होगा, तब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। और जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारे मन भी स्वस्थ होंगे, हमारे मन में भी अच्छे विचार, सद्विचार, सद्गुण आएगा। हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकेंगे।
इन सारी बातों को हमने समेटा और हमने ये भी बताया कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए श्रम का बहुत महत्व है। श्रम शारीरिक हो और मानसिक हो, दो रूप में श्रम का महत्व है। क्योंकि हमने एक उदाहरण दिया, कहा गया है समय से पढ़ना, समय से खेल, दोनों में हो अच्छा मेल। तो खेल का संबंध शारीरिक श्रम से है और पढ़ने का संबंध मानसिक श्रम से है। दोनों श्रम होने चाहिए और श्रम के बाद विश्राम भी आवश्यक है। खाली श्रम करते रहें और थोड़ा विश्राम न करें तभी हम असंतुलित हो जाएंगे। इसलिए श्रम के बाद थोड़ा विश्राम भी आवश्यक है, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमने घाघ का भी उदाहरण दिया कि क्या करना चाहिए, फॉर्मूला दिया कि रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए, प्रातः काल खटिया से उठकर पिए तुरंत ही पानी, आ कबहू घर में बैद नावे बात भाग के मानी। और भी हमने कहा कि भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगुना हंसी, वर्ष 125 जी। तो बहुत सारा उदाहरण हमने ये भी दिया। आहार विहार पर भी हमने उदाहरण दिया कि खग मृग बसत आरोग बना, हरि अनाथ के नाथ। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि पशु पक्षी जंगल में रहते हैं कि केवल अपना आहार प्रकृति के अनुरूप करते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। उस जंगल में कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा की दुकान नहीं, फिर भी वे स्वस्थ रहते हैं क्योंकि उनका आहार विहार प्रकृति के अनुरूप है। बंदर फल खाता है, मांस नहीं, शेर मांस खाता है, फल नहीं, घास नहीं। और मनुष्य एक ऐसा विचित्र प्राणी है जो दोनों को खाता है और अकाल मृत्यु मरता है, रोग से ग्रसित हो जाता है और जब रोग से भर जाता है तब कहता है अब छोड़ रहे हैं। तो इस ऐसी समस्या का समाधान नहीं, ज़्यादा हम यही कोशिश करें कि हमारा आहार विहार संतुलित हो, हम स्वस्थ जीवन जिएं। और हमने ये भी बताया मन की शांति, हमने बताया कि मन के 3 कार्य, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, मन के 3 कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं हमने बताया, कल्पना, अवधारणा और निर्धारण। और तीनों का मन के 3 प्रकार से है, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन। चेतन का संबंध कल्पना से, अचेतन का संबंध अवधारणा से और सुपर चेतन में बुद्धि आ जाती है, यानी निर्णय यानी निर्धारण से। तो एक मन का कार्य है और मन ऊर्ध्वगामी भी होता है, अधोगामी भी होता है। तो ऊर्ध्वगामी मन की जय होती है, जीत होती है, और अधोगामी जो होता है वह मन का पराजय होता है। सारी बातें बताया। इसके बाद भी हमने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं। तो मानसिक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, वह स्व अपने को जान सकता है, स्व ज्ञान की उसकी प्राप्ति होती है, वह व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, वह दूसरों के साथ तालमेल रखता है, अच्छा संबंध रखता है और वह अपने मान सम्मान पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखता है कि इसमें गिरावट न आने पावे। तो ये मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट की क्या पहचान है कि मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट की पहचान है व्यवहार का बदलना। व्यवहार बदला बदला सा लगता है। और दूसरा है उसके व्यवहार बदलाव को दूसरे द्वारा नोटिस किया जाना कि वह उसका व्यवहार बदल गया है, वह चिंतित है, उसके व्यवहार का दूसरे द्वारा नोटिस किया जाना। और तीसरा है उसका लोगों के साथ अच्छा संबंध नहीं होना, ये उसके गिरावट की पहचान है। और इसके कारण क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के कारण क्या है, तो इसका कारण है आनुवंशिकता, हेरिडिटरी जिसको हमने कहते हैं, आनुवंशिकता है, पर्यावरण और वातावरण है, और तीसरा आहार विहार है। ये तीनों कारण हैं। और इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, तो इसके लिए हमें पर्यावरण में सुधार लाना होगा, अपने आहार विहार में सुधार लाना होगा। पर्यावरण में सुधार के लिए हमने बताया कि जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी मंडल, तीनों मंडल को हमें शुद्ध बनाना होगा। जल मंडल में नदियां शुद्ध रहें, नदियों में हम साबुन लगा के स्नान नहीं करें, हम माल मवेशी की गंदगी को ना उसमें जाने दें,
हम कल कारखानों की गंदगी को ना उसमें जाने दें, उसका अलग से उपाय करें। गली नली में हम गांव में रहते हैं, कहीं गंदगी को हम ना बढ़ने दें, उसका एक सुरक्षित स्थान पर रखें और सुरक्षित स्थान पर उसकी फिर उठा करके अलग व्यवस्था किया जाए। कहीं पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा कस्बा गंदा ना हो, ऐसी प्रेरणा हम समाज को दें, हम अपने विद्यार्थियों को दें, हम उनके अभिभावकों को दें, हम प्रशासन के अधिकारियों को दें। तो इस तरह की प्रेरणादायक चीज़ें हम लोग करें तो क्या होगा कि हमारा पृथ्वी मंडल शुद्ध होगा और जल मंडल शुद्ध होगा, वायुमंडल शुद्ध होगा। हम गंगा जल को जैसे पवित्र, जिसमें कभी कीड़े नहीं लगते, आपने सुना है, शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, तो हम उसको बचाए रखें। कई योजनाएं चलती हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए जन जन को जागना होगा कि हम उसमें गंदगी न जाने दें, उसका हम अलग से उपाय करें। आपको वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए हमने बताया, चिमनियों के धुआं, कल कारखानों के धुआं, इस तरह की गंदगी, जो गाड़ियों के धुआं, जहाँ अगल बगल पड़ोसी है, गाड़ी है, वो अलग गाड़ी से जा रहा है, दूसरा अलग गाड़ी से, तीसरा अलग गाड़ी से, प्रदूषण फैल रहा है। वहाँ तालमेल हो, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहेगा तो आदमियों में अच्छा संबंध रहेगा, तो एक गाड़ी से तीनों लोग जा सकते हैं, अगर एक तरफ जाना है 4 लोग जा सकते, कैसे कम से कम एडजस्ट में हम चलें। कोरोना ने हम लोग को बहुत सारे जीवन जीने की कला सिखाया, उसको हम ग्रहण करें कि हम कैसे अपने जीवन यापन को सही बना सकते हैं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसे हम बरतें, तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। पृथ्वी मंडल के लिए हमने बताया कि गंदगी न फैलने दें, गांव को, कस्बों को साफ सफाई रखें, वृक्ष लगावें, ये सारी बातें। नामांकन को वृक्ष योजना से जोड़ें, विद्यार्थी का नामांकन लेते समय हम उनसे पहले एक वृक्ष लगाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में ही वृक्ष लगाएं, उसको एक पौधा दे दें, वो अपने घर पर ही लगा दे, उसको एक पौधा दे दे, एक सड़क के किनारे ही लगा दे और कहें कि उसको पानी दो, उसको जिलाओ, तुम्हारा वृक्ष कहलाएगा, तुम्हारी इनके द्वारा लगाया गया वृक्ष है, तो एक तुम्हारे नाम से जुड़ जाएगा। उसको हम इस तरह से प्रेरणादायक बातें बच्चों को समझाएं, समाज को समझाएं, अभिभावकों को समझाएं, सब उसकी देख रेख करें, समाज में जागृति पैदा कर दें, शुद्ध वायुमंडल बनाने के लिए, शुद्ध पृथ्वी मंडल बनाने के लिए, शुद्ध जल मंडल बनाने के लिए। तब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रह सकते हैं। इतनी सारी बातों के साथ आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।